हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। टॉपिक तो मैंने उठाया था मिडिल इनकम ट्रैप, बट जब मैं पढ़ने बैठा तो मेरे को समझ में आया कि मिडिल इनकम ट्रैप और विकसित भारत एक दूसरे से कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डिस्कशन आई विल बी टेकिंग इन बायलिंगुअल। अभी तक इंग्लिश में चल रही थी बट अभी बायलिंगुअल लूँगा। लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। तो टॉपिक है मिडिल इनकम ट्रैप या फिर विकसित भारत बाय 2047। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2024 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोलता है कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडिया में फॉल इनटू मिडिल इनकम ट्रैप। तो मिडिल इनकम ट्रैप क्या है, इंडिया इसमें कैसे घुस सकता है, ये सब हम डिस्कशन करेंगे। बट पहले इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब कि मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं क्या, डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ क्या है, अमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ क्या है। पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद तो बड़ा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए काम करना। ठीक है, तो पहले हम जो क्लासिफिकेशन है वो लेके चलते हैं आईएमएफ की क्लासिफिकेशन। तो आईएमएफ क्लासिफाई करता है कंट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज़ एडवांस्ड इकोनॉमीज़, दूसरा है अमर्जिंग मार्केट एंड मिडिल इकोनॉमीज़, एंड लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज LIDCs। जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं दे आर 41 इन नंबर। एग्जाम्पल क्या है? US, जापान, जर्मनी, ये सब एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में आती हैं। देन वी हैव अमर्जिंग मार्केट एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज़, उसमें 96 कंट्रीज़ हैं। एग्जाम्पल ब्राज़ील, चाइना और इंडिया, और बहुत सारी 96 है तो ऑब्वियसली बहुत सारी है। एंड देन वी हैव लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज LIDCs, दे आर 58 इन नंबर। एग्जाम्पल अफगानिस्तान, अल्जीरिया और अंगोला। इनका ये लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन सी है? ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $2700 से कम है। तो हमारे पर कैपिटा इनकम कितने हैं वो हम आगे जानेंगे, डोंट वरी, उसके ऊपर आएंगे हम लोग। देन ये थी IMF की क्लासिफिकेशन। इसके साथ साथ IMF की एक आती है रिपोर्ट जिसे बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये क्या करती है? ये कंट्रीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट विच आर कॉल्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज़, और दूसरी इकोनॉमीज़ कौन सी है? अमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़, जिनको आप बहुत बार न्यूज़पेपर में देखेंगे EMDEs बोलते हैं, अमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। इनका पैरामीटर क्या है? हाउ आर द कंट्रीज डिवाइडेड बिटवीन एडवांस्ड इकोनॉमीज़ और अमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़? पहला पैरामीटर है पर कैपिटा इनकम। तो हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट। दूसरा हम देखेंगे कि दूसरा पैरामीटर है एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जो कंट्री है वो कितनी अलग अलग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है, और जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका पोर्टफोलियो क्या है, क्या वो सिंगल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। एंड देन डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मतलब कि कितना हमारे यहाँ पर FPI अपने स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है, कितना हम ECB कर रहे हैं, वो सारा बताता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ आवर इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो है जो IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की क्लासिफिकेशन है, या फिर जो हमने ऊपर IMF की क्लासिफिकेशन देखी, वो जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन। अब वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन में जान लेते हैं क्या है। वर्ल्ड बैंक ने जो कंट्रीज को क्लासिफाई किया है वो क्लासिफाई किया है उनको पर कैपिटा इनकम के बेस के ऊपर, बेस्ड ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। और वो कितना रखा? दिस इज यूजिंग नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉट PPP एक्सचेंज रेट। तो इसने 4 कैटेगरीज में कंट्री को डिवाइड किया वर्ल्ड बैंक ने। फर्स्ट इज लो इनकम कंट्रीज। लो इनकम कंट्रीज वो हैं जिनका पर कैपिटा इनकम 1135, मतलब कि $1135 के से कम या उसके बराबर है। दे आर लो इनकम कंट्रीज। फिर लो इनकम कंट्री के बाद अ कंट्री वुड बी लोअर मिडिल इनकम कंट्री। मिडिल इनकम कंट्री जिसे बोलते हैं। तो जो मिडिल इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, दे आर फ्रॉम $1136 पर कैपिटा टू 4495। ये सब याद कर लेना आप लोग, काम में आएगा आपके प्रीलिम्स में, ये इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर अपर मिडिल इनकम कौन सी है? ऑब्वियसली 4496 टू 13935, 13,935। और हाई इनकम कंट्रीज कौन सी हैं? हु हैव अपर कैपिटा इनकम ऑफ मोर देन $13,935। ये पर एनम है, एक साल के अंदर कितनी इनकम है ये वो है। ठीक है, ये जो 2 कंट्रीज हैं, ये वाली लोअर मिडल
और अपर मिडल, ये टुगेदर इनको एक साथ बोलते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज। ठीक, जो अपनी डिस्कशन रहेगी इस पूरे टॉपिक की मिडिल इनकम ट्रैप की, वो पूरी की पूरी इन्हीं डेफिनेशन के ऊपर रहेगी, तो ये दिमाग में रखना नंबर्स। ठीक, आगे चलते हैं। देन एक यूएन की क्लासिफिकेशन भी है, कितने क्लासिफिकेशन करते हैं लोग, हैं। चलो, यूएन की क्लासिफिकेशन भी है। यूएन की क्लासिफिकेशन इट इज़ बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज। पहला है लो इनकम या फिर पॉवर्टी, दूसरा क्राइटेरिया है ह्यूमन रिसोर्स की वीकनेस या फिर जिसे हम मेजर करते हैं ह्यूमन एसेट इंडेक्स से, और तीसरी क्लासिफिकेशन जो कंट्रीज़ की है इट इज़ बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। अब लो इनकम तो आप समझ सकते हैं, अब ये ह्यूमन रिसोर्स वीकनेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आगे देखते हैं। तो इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो पॉवर्टी वाला था कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को कौन होगी, लीस्ट LDCs, जिसे हम LDCs बोलते हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम लेस डेवलप्ड कंट्री। लेस डेवलप्ड कंट्री मतलब डेवलपिंग कंट्री, बट लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो हम अभी बताने जा रहा हूँ, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वो है जिसका पर कैपिटा इनकम इज लाइक $1088 पर कैपिटा इनकम इतनी एक साल में कम या उसके बराबर है, तो वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। पर अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री बनना है तो उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए $1306 पर एनम। देन दूसरा तरीका क्या है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कंट्री किस कैटेगरी में आते हैं, इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एसेट इंडेक्स। ह्यूमन एसेट इंडेक्स किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है हेल्थ के ऊपर, वो बेस्ड है एजुकेशन के ऊपर। हेल्थ मतलब कि हेल्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, और उस कंट्री में स्टंटिंग कितनी है। स्टंटिंग क्या होता है, लो हाइट फॉर एज, कि बच्चे की एज तो बहुत है, बच्चा 12, 13, 15 साल का है, बट बच्चे की हाइट बहुत कम है, दैट इज़ कॉल्ड स्टंटिंग। तो ये देखते हैं स्टंटिंग कितना, बिकॉज स्टंटिंग ये बताते हैं देश में न्यूट्रिशन कितना है। फिर एजुकेशन में कैसे पता लगता है, एजुकेशन में पता लगता है कि लोअर सेकेंडरी लेवल स्कूल कितने लोगों ने कंप्लीट किया है, लोअर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीशन रेट। फिर पता कैसे चलता है अडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, और जेंडर पैरिटी इंडेक्स मतलब कि वुमेन मतलब कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का देखेंगे किस किस ने लोअर सेकेंडरी स्कूल पास किया। तो ये पैरामीटर्स हैं एजुकेशन के। ठीक, ये सब आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज मिडिल इनकम ट्रैप न्यूज़ में है तो उसके बैकग्राउंड की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। देन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी कैसे, हमने क्या डिस्कस किया था, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी और एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, राइट। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हम ये देखेंगे कि कंट्री इकोनॉमिक वल्नरेबल है या नहीं है, कैसे पता लगेगा। वो पता करने के लिए हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है मतलब कंट्री पुअर स्टेट पे या कंट्री बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर है। फिर हम ये भी देखेंगे कंट्री रिमोट है कि कंट्री लैंड लॉक्ड है, बिकॉज अगर कंट्री लैंड लॉक्ड है तो भाई पोर्ट का एक्सेस नहीं है, पोर्ट का एक्सेस नहीं है तो ट्रेड करने में बड़ी मुश्किल है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे नेपाल के पास कोई पोर्ट नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। सिमिलरली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन मतलब कि जो हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट से कितना पार्ट हो रहा है, मीन्स कि हम सर्विसेज एक्सपोर्ट ही करें कि सिर्फ हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे इनस्टेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि क्या हम कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं या फिर उसके अंदर भी कुछ इनस्टेबिलिटी है। फिर हमें क्या देखना है, एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि भाई कितने लोग लो एलिवेटेड कोस्टल जोन में रहेंगे, बिकॉज देखिए सी लेवल राइज हो रहा है तो कितने लोग वल्नरेबल होते हैं, कितने लोग डिस्प्लेस होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट्स द शेयर ऑफ पीपल इन लो एलिवेटेड कोस्टल जोन्स। फिर हम ये भी देखेंगे कितने लोग ड्राई लैंड में रहते हैं, बिकॉज वो भी ऑब्वियसली वल्नरेबल है। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम है। देन इनस्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, ये 4 पैरामीटर्स किसके हैं, एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी के। कुछ और टर्म्स भी देख लेते हैं। टर्म है डेवलपिंग कंट्री, जैसे मैंने पहले बताया डेवलपिंग कंट्री को और क्या बोलते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री भी बोलते हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्री भी बोलते हैं। अब
ये डिसाइड कैसे होता है कि वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री का इंडस्ट्रियल बेस इतना डेवलप नहीं हो रखा होता, जैसे इंडिया है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, उसका लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी है। पर कोई तरीका नहीं है, कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है ये बताने का कि कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। क्राइटेरिया वही है जो हमने पीछे किया, वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया कि भाई मिडिल इनकम कंट्रीज, हायर इनकम कंट्रीज, लोअर इनकम कंट्रीज, या फिर IMF का तरीका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का तरीका। बट जनरली ग्लोबली हम लोग लेके चलते हैं वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया। ठीक, फिर ये तो हमने क्या किया, डेवलपिंग कंट्री। फिर ये इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक मिनट, सॉरी, कि जो लेस डेवलप्ड कंट्री है, इट इज़ द जनरल टर्म एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द स्पेसिफिक टर्म ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो हमने पिछले पेज के ऊपर किया कि LDC कैसे डिसाइड होता है। फिर डेवलप्ड कंट्री को हम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री भी बोलते हैं, उसको पोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री भी बोलते हैं, मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री भी बोलते हैं। इन कंट्रीज़ में क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका हाई होता है और हाई डेवलप्ड इकोनॉमी भी होती है। देन ये सब मतलब याद करने वाली चीज़ें, समझाने वाली कुछ है नहीं, तो आप याद कर लीजिएगा इसको। फिर हाउ आर वी मेजरिंग, ये कैसे मेजर करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई है कि लो है? तो ये मेजर करेंगे कि पर कैपिटा इनकम कितना है देश का, किस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ को पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज भी कहते हैं बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर इज़ मोर टू GDP। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम लोग, ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिए, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक हमने क्या डिस्कस क्या करना हम लोगों ने, हमारा मेन टॉपिक डिस्कशन का है मिडिल इनकम ट्रैप। अब मिडिल इनकम ट्रैप क्या समझिए, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज़ को चार पार्ट में डिवाइड किया, बट हमारे रेफरेंस के लिए वी हैव लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड वी हैव अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। इनका से इनकम ये वाली है, देख लीजिएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने ही ये टर्म दिया है मिडिल इनकम ट्रैप। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो लोअर इनकम ग्रुप से मिडिल इनकम ग्रुप की तरफ चली जाती है, बट वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री से कभी हायर इनकम कंट्री नहीं बन पाती, वो इसी कैटेगरी में अटकी रहती है, मिडिल इनकम कंट्री ही रहती। कभी वो पहले वो लोअर एंड मिडिल इनकम बनती है, फिर अपर मिडिल इनकम बन जाती है, बट मिडिल इनकम कंट्री से वो हायर इनकम कंट्री में ग्रेजुएट नहीं कर पाती, जैसे वो लोअर इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री में कर जाती है। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मिडिल इनकम ट्रैप, कि कंट्री मिडिल इनकम के अंदर ट्रैप हो गई है। तो क्या इंग्लिश में देखिए क्या बताता है कि ये डेफिनेशन है, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज स्टैगनेट एट मिडिल इनकम लेवल एंड फेल टू गेट टू हाई इनकम। ये कंसेप्ट क्या है, ये डेफिनेशन किसकी है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप। देन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इट सेज दैट 2023 के अंदर 2023 के अंदर देर आर 108 कंट्रीज जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, और 1990 के बाद से सिर्फ 34 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो मिडिल इनकम कंट्रीज से हायर इनकम कंट्रीज की तरफ गई हैं। ठीक है, बट 60-70% कंट्रीज वो हैं जो हायर इनकम कंट्री कैटेगरी में नहीं गई है। ये एक डाटा है, मिडिल इनकम कंट्रीज क्या क्या कंट्रीब्यूट करती है। वो डाटा क्या बता रहा है कि 40% ऑफ वर्ल्ड GDP तो मिडिल इनकम कंट्रीज दे रही है, बट उनके अंदर पॉपुलेशन भी 75% रह रहा है। तो ऑब्वियसली जब इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर कैपिटा इनकम तो इनकी कम होगी। सो दैट मे बी अ रीज़न, ये भी एक रीज़न है कि कंट्री जो है वो मिडिल इनकम कंट्री में क्यों कहलाई जा रही है, बिकॉज उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है कि कैसे कंट्रीज़ मिडिल इनकम कंट्री से हायर इनकम कंट्री की तरफ नहीं जा पा रही हैं। एग्जाम्पल ये है कि ब्राज़ील और साउथ कोरिया, इन दोनों की 1980s के अंदर ऑलमोस्ट सेम पर कैपिटा इनकम थी, बट आज के टाइम में क्या हुआ है, साउथ कोरिया एक हाई इनकम कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया, बट ब्राज़ील इट हैज़ स्टक इन ए मिडिल इनकम ट्रैप। कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, वो बता रहा है कि ब्राज़ील का ग्रोथ रेट इट इज़ 0.6% 1997 से लेके 2011 तक, इन 15 ईयर्स के अंदर ब्राज़ील का ग्रोथ रेट सिर्फ 0.6% रहा, और उसके अंदर इनइक्वालिटी भी हाई रही। इनइक्वालिटी का क्या रीज़न, क्या इम्पैक्ट होता है मिडिल इनकम ट्रैप के ऊपर, हम आगे देखते हैं। तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी नहीं हुई और हाई इनकम इनइक्वालिटी हुई। इन दो रीज़न के कारण
ब्राज़ील एक मिडिल इनकम ट्रैप में रह गया। एक मिनट प्लीज। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि रीजंस क्या हैं। रीजंस क्या हैं देख ले, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? ठीक है, रिकॉर्डिंग है। अब ये जान लेते हैं कि भाई व्हाट आर द जनरल रीजंस, व्हाट आर द रीजंस कि कोई कंट्री मिडिल इनकम ट्रैप में हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न, पहला रीज़न है स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज कैसे है कि इनिशियली जो कंट्री है, मीन्स कोई कंट्री लो इनकम कंट्री ग्रुप से मिडिल इनकम कंट्री में कैसे आ जाती है? वो इसलिए आ जाती है बिकॉज उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट क्यों होती है? बिकॉज उस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस होती है। अब एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस क्यों होती है? बिकॉज कंट्री इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर है, तो कंट्री के अंदर लो वेजेस होती हैं, लेबर कम वेजेस डिमांड करते हैं, तो इसके कारण द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहता है और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ी रहती है। उसके साथ साथ कंट्री में नेचुरल रिसोर्स बेस भी ज़्यादा होता है, कोल, आयरन और ये रिसोर्स बेस ज़्यादा होता है, तो इनिशियली कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर ग्रोथ रेट फास्ट रहती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि भाई जब ग्रोथ हो रही है तो उसके कारण कंट्री में इन्फ्लेशन आएगी। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आएगा तो जो लेबर है वो वेजेस भी ज़्यादा डिमांड करेंगे, और साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रिसोर्सेज जो हमारे पास थे वो सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो 50 साल 100 साल के अंदर कंट्री के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं और कंट्री के अंदर वेजेस बढ़ती जा रही हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है? कंट्री इट लूजेज द कम्पिटिटिवनेस, देयर इज लॉस ऑफ कम्पिटिटिवनेस, और इसलिए जो है वो कंट्री उस स्पीड से ऊपर नहीं बढ़ पाती जिस स्पीड से वो पहले ऊपर बढ़ रही थी। तो यहाँ पर अगर कंट्री को इम्प्रूव करना है तो वेजेस तो कम नहीं कर सकते, रिसोर्सेज का भी हम कैसे मैनेज करें? इस केस के अंदर अगर अपने को अब मिडिल इनकम स्टेटस के अंदर हम आ गए हैं, तो ऑब्वियसली पहले लोअर इनकम से मिडिल इनकम की तरफ आए हैं, तो लोअर मिडिल की में अगर लोअर मिडिल में आ गए हैं, तो लोअर मिडिल से अगर अपर मिडिल जाना है तो अपने को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और फिर अपर मिडिल से हायर इनकम जाना है तो भी अपने को प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चरल चेंज जब होता है इकोनॉमी के अंदर, जैसे जैसे कंट्री लोअर इनकम कंट्री से मिडिल इनकम कंट्री की तरफ गई है, तो उसके वेजेस बढ़ेंगे, रिसोर्सेज उतने नहीं रहेंगे, एक ही तरीके से कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे और एक ही तरीके से ऊपर बढ़ सकते हैं, वो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा के। सो इफ़ नो स्ट्रक्चरल चेंज एंड नो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी, तो अगर कोई कंट्री अपनी इंप्रूवमेंट नहीं करेगी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी के अंदर, तो वो मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर अटकी रहेगी। समझ में आ रही है ये वाली बात कि कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, बट अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं करेगी, तो ये गलत लिख दे, नो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, कि इफ़ देयर इज स्ट्रक्चरल चेंज, कि कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी के अंदर, तो कंट्री मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी रहेगी। दूसरा रीज़न क्या है मिडिल इनकम ट्रैप का? वो है इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कैसी पिक्चर में आती है? इनइक्वालिटी मतलब जो रिच है वो रिच है, जो गरीब है गरीब है, दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी मतलब कोई अपवर्ड मोबिलिटी नहीं है, पुअर रिच नहीं बन रहा, गरीब अमीर नहीं बन पा रहा है। तो इनइक्वालिटी के कारण अपवर्ड मोबिलिटी नहीं हो रही है। अपवर्ड मोबिलिटी नहीं है तो एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास भी नहीं है, बिकॉज अगर पुअर एकदम से रिच तो बनेगा नहीं, पुअर यहाँ पर पहले मिडिल क्लास बनेगा, फिर मिडिल क्लास से रिच बनेगा। बट अगर पुअर ही रहा तो यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास नहीं होगी, एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास नहीं होगी, कंट्री के अंदर डिमांड भी नहीं होगी, डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन भी कम रहेगी, प्रोडक्शन कम रहेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम रहेगी, राइट? तो यही बता रहा है कि अगर देश में इनइक्वालिटी है मतलब देश के अंदर डिमांड नहीं रहेगी, चीज़ों की डिमांड नहीं रहेगी तो ग्रोथ भी नहीं रहेगी, एंड इनइक्वालिटी वुड एक्ट एज एन ड्रैग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इस सेंटेंस को आप इंट्रोडक्शन की तरह यूज़ कर सकते हैं, दैट इनइक्वालिटी एक्ट्स एज अ ड्रैग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। देन अगला रीज़न क्या है? इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल कैसे कि अगर मैं चाइना को देखूं तो चाइना की 1990s के अंदर लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 10% रही है। 2000s के अंदर उसकी ग्रोथ रेट 10.4% रही है, कंसिस्टेंटली उसकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही है। उसने कभी रिसेशन देखा है इन 20 सालों के अंदर,
बट अगर किसी कंट्री के अंदर रिसेशन आता है तो जितना भी ग्रोथ हुआ है उसको रिवर्स कर देता है, इट रिवर्सेस द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्जाम्पल, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर रिसेशन बहुत आए हैं। हाँ, वो दूसरी बात है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में रिसेशन इसलिए बहुत ज़्यादा आया बिकॉज उनका डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्स के ऊपर है। उसको रिसोर्स कर्स बोलते हैं हम लोग, फिर कभी डिस्कस करेंगे। रिसोर्स कर्स आप गूगल कर लीजिएगा, जो बच्चे देख रहे हैं इसको, रिसोर्स कर्स। एक और कर्स होता है जिसे बोलते हैं एड कर्स। और जापान के अंदर 50 साल से कंटिन्यूस ग्रोथ है, इसलिए जापान की आज पर कैपिटा इनकम भी 3rd नंबर पर है, जीडीपी 3rd नंबर पर है, राइट। देन और मिडिल इनकम कंट्रीज में कैसे हो सकता है, मिडिल इनकम कंट्री में कैसे रह सकती है, क्या हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, हम कहाँ पहुँच गए हम लोग, कि कोई कंट्री कैसे स्ट्रक रह सकती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। अगर किसी कंट्री में स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क नहीं होगा, इफ देयर इज अ लैक ऑफ, यहाँ पर लैक आना चाहिए, सॉरी, इफ देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क, तो वो कंट्री मिडिल इनकम ट्रैप में रहेगी। मतलब अगर अपने को मिडिल इनकम कंट्री से हायर इनकम कंट्री बनना है तो अपने को इन्वेस्टमेंट चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। और वो किससे चाहिए, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर से भी आएगी और फॉरेन इन्वेस्टर से भी आएगी। बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करवाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट कराने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ें चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या है, दैट देयर हैज़ टू बी स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, करप्शन फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल एंड जुडिशियल सेटअप होना चाहिए, मतलब कि जुडिशरी के अंदर फैसले जल्दी आने चाहिए, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए, मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं, जैसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, सेबी बनाया हुआ है, ये स्ट्रांग होने चाहिए। और अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट वी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। इन्वेस्टर को ये डर नहीं लगना चाहिए कि मेरा पैसा अटक जाएगा। सो इट देयर हैज़ टू, तो मेन क्या है कि अगर हम इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर पाएंगे तब हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, इफ़ देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क, यहाँ पर लैक आएगा, ये मेरी गलती है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इफ़ देयर इज अ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क तो ऐसा हो जाएगा, राइट। देन फिर अपने को पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को भी स्टेबलाइज करना होगा। अगर किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई रहेगी तो उसकी पर कैपिटा इनकम हमेशा कम ही रहेगी। सो इफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या फिर पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है तो भी कंट्री मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगी। आगे चलते हैं, और क्या रीजंस हो सकते हैं कि कंट्री मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकती है। तो इफ़ वी टॉक सिंस 2010, तो 2000 के बाद प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज गेटिंग इनटू हायर इनकम कंट्रीज हैव रिड्यूस्ड। इसका रीज़न क्या है, रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन। भले वो चाइना हो, भले इंडिया हो या कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज हो, इन सब के अंदर फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। फर्टिलिटी रेट कम हुआ है मतलब इनके पॉपुलेशन में यंग पॉपुलेशन कम है, ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ओल्ड पॉपुलेशन इतनी एनर्जेटिक नहीं है, तो रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन के कारण भी मिडिल इनकम ट्रैप हो सकता है। कंट्रीज़ के अंदर डेट बहुत बढ़ गया है, स्पेशली आफ्टर बिकॉज ऑफ कोविड डेट बढ़ गया है। जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शंस पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं, कि एशिया में चल रही है, फिर यूरोप में चल रही है, अफ्रीका में तो चलती ही रहती है, साउथ अमेरिका में चल रही है, ईस्ट एशिया में चल रही है। तो जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन के कारण भी कंट्रीज़ मिडिल इनकम ट्रैप में अटक जाते हैं। देन ट्रेड फ्रिक्शंस, जैसे 2018 के अंदर भी ट्रेड वॉर था, अभी फिर से 2024-25 में ट्रेड वॉर है, 2025 में ट्रेड वॉर है, ट्रेड फ्रिक्शंस। एंड देन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इम्पैक्टिंग एनवायरनमेंट। पहले की तरह नहीं है दैट यू कीप ऑन पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट और ग्रोथ करते रहो। अभी वो इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट की जो डिबेट है उसके कारण भी एक इम्पैक्ट रहता है ग्रोथ के ऊपर। तो ये सब रीजंस हैं कि कोई कंट्री मिडिल इनकम ट्रैप में रह सकती है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, वर्ल्ड बैंक ने बोला दैट इंडिया इज इन द रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू मिडिल इनकम ट्रैप। अब ये क्यों बोला, इसके डाटा क्या है, ये समझते हैं आगे अभी। तो अब इंडिया का ग्रोथ का ट्रेंड देखिए आप, कि 1960 के अंदर इंडिया वॉज अ लो इनकम कंट्री
एंड पर कैपिटा इनकम वॉज 6% ऑफ यूएस। जितने यूएस की पर कैपिटा इनकम थे हमारा 6% उसका था। 2008 के अंदर इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम अ लोअर इनकम कंट्री टू लोअर मिडिल इनकम कंट्री, और अपनी जो पर कैपिटा इनकम है इट हैज़ बिकम 12% ऑफ यूएस। ठीक, फिर वो लास्ट के 20 ईयर्स की बात करता है, वो बता रहा है कि वो क्या, मैं ही बता रहा हूँ, मैंने लिखा है, इंडियाज ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज्ड फास्टर फ्रॉम 2000 ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में लेके आए, इसलिए 2000 के बाद से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी। इस टाइम के अंदर हमारी ग्रोथ रेट 6% रही है, बट 2007 के बाद हमें वो ग्रोथ रेट नहीं मिली जो अब मिली है। मीन्स अगर हम कंपेयर करें ना कि 2005 से लेकर 2015 तो हमारी ग्रोथ रेट रही है 6.5%, बट अगर हम 15 से लेकर 25 तक लेकर चले तो हमारी ग्रोथ रेट है सिर्फ 5.5%। तो हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई है। तो पहली बात तो यस, हमने यहाँ पर वी ग्रेजुएटेड इट, बट हमारी ग्रोथ रेट फास्ट रही है, बट हमारी ग्रोथ रेट हैज़ कम डाउन नाउ। ठीक है, आगे अब इंडिया का ग्रोथ, ये पहले वाला था डाटा कि इंडिया ने क्या क्या किया। अब इंडिया का ग्रोथ मॉडल समझते हैं कि इंडिया में ग्रोथ हो कैसे रही है। इंडिया का ग्रोथ मॉडल है सर्विसेज लेड ग्रोथ मॉडल। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया हैज़ मूव डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, बट जनरली कंट्रीज दे मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विसेज। ये क्वेश्चन PYQ मेंस है, एक PYQ 2014 में आया था, दैट वाई डिड इंडिया मूव डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज एंड कैन इंडिया बी अ डेवलप्ड कंट्री विदाउट अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस। तो ये सर्विसेज लेड ग्रोथ के रीजंस क्या हैं? फर्स्ट, वी हैव बीन एबल टू लेवरेज द ग्लोबल सर्विस डिमांड। कि 1991 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सर्विसेज की भी ग्लोबलाइजेशन हुई, तो जो भी ग्लोबल सर्विसेज की डिमांड थी उसको हम लोगों ने यूज़ कर दिया, हम लोगों ने लेवरेज कर लिया। देन देर आर बेनिफिट्स फ्रॉम आउटसोर्सिंग ट्रेंड। फॉरेन कंट्रीज़ क्या करते हैं, इंडिया में लो वेजेस लेबर है तो आउटसोर्स कर देते हैं हमें काम, और IT टेक्नोलॉजी अच्छा हो रहा है, इंटरनेट बढ़िया हो गया तो उसका भी हमें एडवांटेज हुआ। सो दीज आर द रीजन्स कि हम यहाँ पर सर्विसेज लेड ग्रोथ ले आ पाए, और इसी के कारण ही इंडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स इन सर्विसेज। मेन रीज़न क्या है, लो कॉस्ट वर्कर्स एंड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। जो वर्कर है वो इंग्लिश भी बोल लेता है, राइट? इसलिए हम उनके आउटसोर्सिंग के लिए, कॉल सेंटर के लिए वर वेरी वेरी वेल सूटेड फॉर द कॉल सेंटर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज एंड US। अब देन देर इज अ कंपेरिजन, दिस इज कंपेरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आई वुड से। 1990 के अंदर इंडिया और चाइना के GDP में हार्डली कोई डिफरेंस था। मतलब 1990 के अंदर इंडिया की GDP से चाइना की GDP जस्ट कुछ 23% ज़्यादा थी। इंडिया वॉज एट $320 बिलियन, दे वर एट $360 बिलियन। आज के टाइम देखिए, इंडिया इज जस्ट एट $3.2 ट्रिलियन, चाइना इज एट $19 ट्रिलियन, देयर GDP हैज़ बिकम 6 टाइम्स देन अस, जहाँ कभी बराबर थे। पर कैपिटा इनकम देखिए, इंडिया की पर कैपिटा इनकम चाइना से ज़्यादा थी, $367 पर कैपिटा, उनकी $320 थी। आज इंडिया इज स्टिल एट 2878, बट चाइना हैज़ गॉन टूवर्ड्स अ हायर इनकम कंट्री, 13,000 हो गया उसका। तो सूनर और लेटर चाइना एक हायर इनकम कंट्री की तरफ चला जाएगा। तो चाइना का ग्रोथ रेट देखिए, कंपैरिजन देखिए, चाइना का ग्रोथ रेट 1990 में 10%, 2000 में 10.4%, हमारा ग्रोथ रेट 1990 में 5.8%, 2000 में जस्ट 6.3%। तो 1990 के अंदर चाइना का GDP वॉज 23% मोर देन इंडिया। आज के टाइम में चाइना की GDP 6 टाइम्स मोर देन इंडिया GDP। तो ये कंपैरिजन है इंडिया और चाइना का। अब तो जब एक तरफ वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि वी कैन फॉल इनटू मिडिल इनकम ट्रैप, और हमने ये भी देखा कि भाई हमारी जो इनकम है इतनी नहीं बढ़ रही, इतनी चाइना की बढ़ रही है, उस केस में ये पक्का लगना चाहिए, चांस होने चाहिए कि हाँ हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए, हम अभी भी लोअर मिडिल इनकम के अंदर भी है। जबकि दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट कहती है विकसित भारत बाय 2047। तो अगर विकसित भारत करना ही है तो हमें 13,000 पर कैपिटा इनकम करनी पड़ेगी, और हो सकता है बाय तब तक तो हो सकता है पर कैपिटा इनकम हायर इनकम कंट्री का डेफिनेशन ही बदल जाए कि ये 13,000 हो सकता है 16,000 कर दें इन्फ्लेशन के कारण। 47 इट स्टिल 25 ईयर्स, राइट? तो
अपने को 13,000 तक जाना है, अभी हम अराउंड 25-2600 पे हैं, तो ये बढ़ेगा कैसे? हाँ, विकसित भारत मतलब अपने को इनकम पर कैपिटा इनकम इतने लेके आनी है। तो एक तरफ हम कहते हैं कि विकसित भारत में बनना है, दूसरी तरफ हम कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप भी है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? इसको हम मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडिया बिकमिंग विकसित भारत बाय 2047, या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इंडियाज ग्रोथ मॉडल, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई इंडिया हैज़ बिकम ससेप्टेबल टू मिडिल इनकम ट्रैप। इन सब का एक ही आंसर जो मैं नीचे लिखवा रहा हूँ, राइट? इन सब के सेम पॉइंट्स रहेंगे। नाउ पहला पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन प्रोटेक्शनिज्म। अभी क्या है कि जो चाइना, साउथ कोरिया और जापान है, इन कंट्रीज को दे गॉट हाइपर ग्लोबलाइजेशन। 1990 के बाद सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का अगर फ़ायदा किसी ने उठाया है तो चाइना, साउथ कोरिया और जापान ने उठाया है। दे एक्सपोर्टेड अ लॉट, बट हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज अभी प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है देशों के अंदर। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है प्री मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्टैग्नेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? मीन्स एज सच क्या होता है कि वी शुड गो फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज एंड देन टू सर्विसेज। एग्रीकल्चर मैच्योर हो गया, उसके बाद पीपल शुड गो टूवर्ड्स इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज काफ़ी सालों तक चला, इट्स कंट्रीब्यूशन इनिशियली क्या है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वुड बी मोर। फिर कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज आएंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी विल बी मोर, एंड देन जब ये स्टेगनेट हो जाएगा उसके बाद हम सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाएंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज विल बी मोर। तो दैट वुड बी अ मैच्योरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मैच्योर हो गया, उसके बाद हम सर्विसेज की तरफ गए। बट हमारे यहाँ पर क्या चांसेस है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रोबेबली प्री मैच्योर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का पीक पहले ही आ गया है, जितना उसको पीक पे आना चाहिए था उससे पहले ही वो पीक कर गया, अब हम डायरेक्टली सर्विसेज तरफ जा रहे हैं। दैट इज प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड स्टैग्नेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लेके चले, बिकॉज इंडस्ट्रीज के अंदर वी गेट कंस्ट्रक्शन एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग बोथ। तो इंडिया की अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूँ तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इट कंट्रीब्यूटेड 16% टू जीडीपी इन 1990, और आज भी ये 16% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो स्टैग्नेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया के अंदर। ये देखिए, इंडिया के अंदर 45% लोग अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और मैन्युफैक्चरिंग पिछले 35 ईयर से कंसिस्टेंटली 16% ऑफ जीडीपी ही है। दिस टेबल विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब एक टेबल समझिए। 1991 के अंदर एग्रीकल्चर वॉज कंट्रीब्यूटिंग 31% टू जीडीपी, इंडस्ट्रीज वॉज कंट्रीब्यूटिंग 30% टू जीडीपी, सर्विसेज वॉज कंट्रीब्यूटिंग 39% टू जीडीपी। बट 2025 के अंदर 35 ईयर्स के अंदर ये एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, ये 30 से यहाँ पर 45 होना चाहिए था, तभी हम इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे होते। बट हुआ क्या, इंडस्ट्रीज का भी कम हो गया। तो यहाँ पर जो कम हुआ, यहाँ जो कम हुआ, वो कहाँ कंट्रीब्यूट हो गया, वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट हो गया, राइट? तो हमने इंडस्ट्रीज को स्किप भी कर दिया। दूसरा, 1991 के अंदर एग्रीकल्चर 63% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, इंडस्ट्रीज 15% को देती थी, और सर्विसेज 22% को देते थे। आज के टाइम में एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग जस्ट 45% टू एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री 24% को दे रही है, और सर्विसेज 31% को दे रही है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर 45% लोग देश के 16% इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 31% लोग, सॉरी उल्टा बोला, हाँ सही, कि 45% लोग देश में सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, और यहाँ पर 31% लोग ही 55% कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। मतलब ये लोग जो हैं वो रिच हैं, और ये लोग जो हैं वो पुअर हैं। तो यहीं से समझ में आता है इनइक्वालिटी कहाँ पे हो रही है, राइट? तो एक तो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम कर दिया, दूसरा सर्विसेज सेक्टर उतना एम्प्लॉयमेंट इलास्टिक नहीं है। जितना इसका सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, उतना ही उसका एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा। ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट? तो ये एक रीज़न है कि इंडिया के अंदर हो सकता नहीं है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स
our industrial sector has stagnated and we are going towards being a premature deindustrialization. फिर और रीज़न क्या है कि हम क्यों इंडिया स्पेसिफिक मिडिल इनकम ट्रैप में क्यों फंस सकता है? बिकॉज इंडिया का भले ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं बट स्टेट कंट्रोल अभी भी बहुत में, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत है. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नाम कीजिए. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या है कि अभी 2025 है, तो गवर्नमेंट को ऐसा टैक्स लगा दे जो बोले कि इसका वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम 2016, राइट? कि मान लो 2025 में एक रूल लेके आता है कि अगर किसी आदमी ने कोई प्लॉट सेल किया है, उस प्लॉट के ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर 60% टैक्स है. और ये वैलिड कब से होगा? 2016 से वैलिड होगा. तो जिसने 17, 18, 19 में सेल किया उसको भी टैक्स देना रहेगा. उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन. तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो सकता है लैक ऑफ स्टेबल पॉलिसी. लैक ऑफ स्टेबल पॉलिसी मतलब कभी हम एंजल टैक्स लेके आते हैं, कभी हम हटा देते हैं. तो स्टेबल पॉलिसी होनी चाहिए, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी एक स्टेबिलिटी रहती है कि हाँ ऐसे हमें हमारे ऊपर रूल रहेगा. फिर एक्सेसिव क्लियरेंसेस. कोई भी नया बिजनेस शुरू करना है, फैक्ट्री सेटअप करनी, तो क्लियरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए. रेड टेपिज्म होता है उसके अंदर. तो ये स्टेट कंट्रोल भी एक कारण है कि हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकते हैं. नेक्स्ट रीज़न क्या है? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पिक्चर में आता है? इंडिया के अंदर भले ही हम बोलते हैं दैट वी हैव अ वेरी लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन, बट 55% ऑफ इंडियन यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयबल है. अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है. हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है. इट इज जस्ट 34%. चाइना का हमसे ऑलमोस्ट डबल है. तो इंडिया का 34% LFPR है, और वो भी इसलिए बढ़ रहा है रिसेंटली बिकॉज वो एग्रीकल्चर वाला हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. वुमेन जनरली एग्रीकल्चर के अंदर है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर है. एंड देर इन टू एग्रीकल्चर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नॉट बिकॉज ऑफ चॉइस बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव. तो भले फीमेल LFPR बढ़ा है बट कंट्रीब्यूशन टू GDP कम है. तो अगर अपने को देश की GDP बढ़ानी है तो फीमेल LFPR बढ़ाना पड़ेगा. देन देर इज अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन. ये इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स है, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सिटीज़ है, इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ क्लास है कि गरीबों के पास एक्सेस है ही नहीं. गरीब सिटीज़ के पास एक्सेस नहीं है, गरीब स्टेट्स के पास एक्सेस नहीं है. एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर 4% वर्क फोर्स ही ऐसी है विच हैज़ रिसीव्ड फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग, जबकि ओपोजिट है साउथ कोरिया के अंदर. वहाँ पर 95% वर्क फोर्स के पास, 95% एम्प्लॉयज़ के पास एक फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है. मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रेनिंग ली है, भले वो अप्रेंटिसशिप के अंदर लिया हो या फिर ITIs के अंदर लिया हो. फिर और रीज़न क्या है? और रीज़न है इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स. अब इंडिया का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, फिर यहाँ पर हिमालयस आ जाता है, तो ये वाला पोर्शन इट इज़ वेरी वेरी वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स. हमने इस साल देखा कि पंजाब में पूरी बाढ़ थी, जम्मू कश्मीर में बाढ़ थी, राइट? फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, इनके साइक्लोन्स, इनकी फ्रिक्वेंसीज, इनका मैग्नीट्यूड, इनका जो पावर है वो भी बढ़ता हो जा रहा है. सो इंडिया इज़ बिकमिंग वल्नरेबल. एट द सेम टाइम इंडिया के अंदर दिस लैक ऑफ इनोवेशन. लैक ऑफ इनोवेशन कैसे चेक कैसे करते हैं? हमें ये देखना है हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. इंडिया का एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है सिर्फ 0.6% ऑफ GDP. चाइना के अंदर इट इज़ 2.54%, हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा. US में हमसे 6 टाइम्स ज़्यादा, 3.5%. तो क्या बताया था शुरू में कि भाई इनिशियली वी कैन वर्क थ्रू लो वेजेस, नेचुरल रिसोर्सेज, बट फ्यूचर में अगर अपने को एक मिडिल इनकम कंट्री को हायर इनकम कंट्री की तरफ जाना है तो उसको प्रोडक्टिविटी लेके आने होगी, इनोवेशन लेके आनी होगी, टेक्नोलॉजी लेके आनी होगी. बट टेक्नोलॉजी इनोवेशन तब आएगी जब कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाएगी, पर हम वो नहीं लगा रहे हैं. देन और रीज़न क्या है? इंडिया के अंदर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है. एज़ पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आप ये देख पा रहे हैं कि मैं हर एक पॉइंट में आपको डाटा दे रहा हूँ, और आपको मेंस के आंसर भी ऐसे लिखने हैं. हर एक पॉइंट के साथ साथ आपका डाटा होना चाहिए. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2024 अदर, ये क्या कहता है कि टॉप 1% ऑफ इंडिया होल्ड्स 40% ऑफ कंट्रीज वेल्थ. 1% जो टॉप 1% पर लोग हैं उनके पास कंट्री की 40% वेल्थ है, और ये हाईएस्ट इनइक्वालिटी है सिंस ब्रिटिश पीरियड. तो अब देखिए इनइक्वालिटी कितने बढ़ गया है. तो ये
इनकम इनइक्वालिटी बढ़ने का कारण प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम यह है कि अगर इनइक्वालिटी रहेगी, लोग गरीब रहेंगे, तो टैक्स कौन देगा? तो देयर विल बी डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। इनइक्वालिटी है मतलब लोग पुअर हैं, तो डिक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन है, इनइक्वालिटी रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। इनइक्वालिटी है तो सोशल टेंशन भी रहेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, भले वो आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, भले ही आप नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़ झारखंड इन स्टेट्स की बात करें। फिर और रीज़न क्या है? दूसरा एक और रीज़न है विच इज़ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल हेडविंड्स। अब कंटेम्प्रेरी ग्लोबल हेडविंड्स क्या है समझो। हायर इनकम कंट्रीज क्या कह रही हैं? हाउ आर दे एबल टू एक्सपोर्ट? वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। एप्पल की बात कर लो, सैमसंग की बात कर लो, टेस्ला की बात कर लो। वो एक्सपोर्ट क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। लो इनकम कंट्रीज जो हैं उनका है, उनके वेजेस कम है तो उनके प्रोडक्ट्स वैसे कम्पिटिटिव है। अब हायर इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज में क्या है? उनके पास टेक्नोलॉजी है नहीं, टेक्नोलॉजी तो उनके पास बनी नहीं अभी तक। और एट द सेम टाइम क्या हुआ कि जो इनका वेजेस है वो बढ़ गए हैं। तो हम वेजेस के मामले में लोअर इनकम कंट्री से हार जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में हायर इनकम कंट्री से हार जा रहे हैं। तो वी आर कॉट बिटवीन ग्लोबल हेडविंड्स। फिर एक और रीज़न जिसके कारण ऐसा लगता है कि हम विकसित भारत नहीं कर पाएंगे, मिडिल इनकम ट्रैप में रह जाएंगे, वो है इंडिया का ग्रोथ परसेंट को मैंने पीछे नंबर कम दे दिया था, मैंने 5.5 और 6.5 बता दिया था कि 2005 से 2015 तक हमारी ग्रोथ रेट रही है 7.5% और लास्ट 10 ईयर्स के अंदर वो कम हो गए 6.5%। तो ग्रोथ रेट ही कम होगा तो कैसे काम चलेगा? और एट द सेम टाइम 2047 तक अगर अपने को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 टू 2047 हमें 8% ग्रोथ रेट चाहिए एनुअल, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ग्रोथ रेट जब 6.5% हो गए तो कैसे मैनेज करेंगे? तो स्लो डाउन इन इंडियाज ग्रोथ रेट। और चैलेंज क्या है? क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जो सर्विसेज सेक्टर जो इंडिया के अंदर है, जो मेजोरिटी एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सर्विस सेक्टर जो जॉब क्रिएट कर रहा है वो लो स्किल एरियाज के अंदर कर रहा है, जिनकी लो वैल्यू एडिशन है। कि इंश्योरेंस में क्या हुआ कि आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है बट आप इंश्योरेंस की पॉलिसीज ही बेच रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया में सर्विस सेक्टर जो जॉब कंट्री बना रहा है, इट इज़ नॉट इन टू हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर। इसके लिए इट इज़ अनएबल टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ मोर एजुकेटेड वर्कफोर्स। जो लोग एनआईटी के हैं, आईआईटी के हैं, अच्छे कॉलेजेस के हैं, उनको सर्विस सेक्टर में वो जॉब नहीं मिल रही जो एक्सपेक्ट करते हैं, तो बाहर दूसरे देश में जाके काम करते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है। देन स्किल की भी प्रॉब्लम है। स्किल की प्रॉब्लम कैसे है कि इंडिया में हर साल 2.2 मिलियन स्टेम ग्रेजुएट्स निकलते हैं। स्टेम ग्रेजुएट्स मतलब वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, फिर मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये लोग जो वो हैं जो टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, बट इन लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही कम है बिकॉज इनको जो स्किल सिखा रहे हैं और जो स्किल इंडस्ट्रीज में चाहिए उसमें बहुत डिफरेंस है। फिर और रीज़न क्या है? रिसेंटली एक और कंसेप्ट ट्रेंड चला पिछले 5-6 साल में, विच इज़ द ट्रेंड ऑफ फ्री बीज, जिसे बोलते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़। कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, पैसा अकाउंट में आएगा, इसे फ्री बीज बोलते हैं। अब गवर्नमेंट के पास पैसा तो लिमिटेड ही है। अगर गवर्नमेंट ने अपना पैसा फ्री बेस पे लगा दिया, गवर्नमेंट ने अपना पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे लगा दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं बचेगा, राइट? फिर इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है। इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। इंडिया में रोड रेलवेज अच्छी नहीं है, पावर प्लांट अच्छे नहीं है। पावर प्लांट अच्छे नहीं है तो डीजी के ऊपर अगर फैक्ट्री चलाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर पावर नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी, पावर कट रहेगा तो डीजल पे चलाएंगे, दैट वुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके कारण एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। देन दिस वॉज अबाउट पुअर इंफ्रा। देन नेक्स्ट इज लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 12% है, जबकि ओईसीडी कंट्रीज का इट इज़ 40%। तो गवर्नमेंट कितना काम कर सकते हो उस पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट कर पा रही है। तो इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर इंडिया को विकसित भारत बनना है, अगर इंडिया को हायर इनकम कंट्री की तरफ जाना है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए?
तो क्या लिखा है, टू बिकम हाई इनकम कंट्री इंडिया रिक्वायर्स 8% ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट टिल 2047। तो क्या क्या रिफॉर्म चाहिए, क्या क्या करना होगा अपने को। फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा है, कंसेप्ट है ICOR। ICOR क्या होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो मीन्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ न्यू यूनिट ऑफ कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन न्यू यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एक नया यूनिट आउटपुट का प्रोड्यूस करने के लिए कितना ज़्यादा पैसा चाहिए, कितना एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशो, कैपिटल आउटपुट रेशो। इंडिया के अंदर ICOR 5 है, मतलब एक यूनिट अगर आउटपुट का प्रोड्यूस करना है तो मेरे को 5 यूनिट कैपिटल का चाहिए। और अगर इंडिया का ग्रोथ रेट 8% चाहिए तो जनरली एक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट बाय ICOR, इट विल टेल अस द ग्रोथ रेट। तो अगर अपने को अपना ICOR 5 है राइट, और अपने को ग्रोथ रेट 4% चाहिए, तो ICOR अपना 5 है, दिस इज 4%, तो इन्वेस्टमेंट शुड ऑटोमेटिकली कम आउट टू 40%। तो इंडिया के अंदर जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इट शुड इंक्रीज। अब पॉइंट ये है कि अगर GFCF अपने को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। बट अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन है हाउ मच कैपिटल एक्सपेंडिचर इट कैन डू। तो हायर फिजिकल डेफिसिट करके हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर सस्टेन नहीं हो सकता, बिकॉज वो कंट्री के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्रीज करेगा, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाएगा। काउंटर कैसे करेंगे, उसको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, एनकरेज करनी पड़ेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो एक ये तो पहला तरीका है। दूसरा, हमें जो ग्रोथ मॉडल है उसको कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब वी शुड फोकस ऑन बोथ सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम लोग स्कीम लेके आए हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे गवर्नमेंट इंसेंटिव ज़्यादा देती रहेगी कंपनीज को। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहा तो इनइक्वालिटी रहेगी, डिमांड नहीं रहेगी। तो जो PLI है इट शुड फोकस नॉट ओनली ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बट ऑल्सो इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें इनइक्वालिटी कम करनी पड़ेगी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंदर कुछ एक्सक्लूजन करके कि जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं उनको पैसा ना आए, बाकी सब गरीबों का पैसा आए। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के थ्रू, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अंडरस्टैंड कि एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट बढ़ेगा। तो अगर हम अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे और वो पैसे से हम गवर्नमेंट को पुअर को सब्सिडी दे देंगे तो इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, उससे डिमांड बढ़ेगी। फिर गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म्स लेके आने होंगे, लैंड एक्विजिशन ईजी करना पड़ेगा। लेबर रिफॉर्म्स लेके आने होंगे, जो हम कर भी रहे हैं, लेबर कोड लेके आए हम लोग। जो स्किल का प्रॉब्लम है कि जो इंडस्ट्रीज़ को जो चाहिए और जो हमारे यूथ के पास जो स्किल है उसमें जो गैप है उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू एड्रेस स्किल डेफिसिट। ये कैसे होगा, हमें इंडस्ट्री ड्रिवन क्यूरिकुलम बनाना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज डिसाइड करेंगी कि हमें कौन सा क्यूरिकुलम स्कूल में कॉलेज में पढ़ाना है। जो ट्रेनर्स हैं, जो ITI के ट्रेनर हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के ट्रेनर हैं, कंपनीज को आके उनको ट्रेन करना पड़ेगा सो दैट वो आगे के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सके उन स्किल्स के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए। ITI के अंदर रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा, नई स्किल्स सिखाने पड़ेगी। फिर हमने क्या बोला कि भाई इमोशनली आके हमने बोल दिया कि 2047 में हम तो विकसित भारत बनेंगे, 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, विल बिकम विकसित भारत। पर ऐसे थोड़ी होता है, मीन्स जो रियलिस्टिक भी तो होना चाहिए ना। तो जो टारगेट हम लोगों ने दिया उसको रैशनलाइज करना चाहिए। वी शुड मेक देम मोर प्रैक्टिकल टू अचीव देम, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कि टारगेट देके अचीव ना करो। फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, विच आर टेक्सटाइल एंड लेदर। देन रैशनलाइजेशन ऑफ फ्री बी स्कीम, मीन्स एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ना, कितने फ्री बी आप बांट सकते हो। अब फ्री बी बांटते रहोगे तो स्टेट्स डेट में चली जाएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो पाएगा। देन कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे और सेक्टर्स को FDI के लिए खोलना पड़ेगा। बैंकिंग रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे और प्राइवेट बैंक्स खोलने पड़ेंगे। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग कम करनी पड़ेगी बैंक्स के अंदर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, और हम क्या कर सकते हैं, हमें फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना है।
अभी फीमेल LFPR कैसे बढ़ेगा एक और वीडियो में बताऊंगा मैं, अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। फिर अपने को हम लोगों को एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, किसके अंदर, इरिगेशन के अंदर, विल हाउ टू मेक क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। फिर हम लोगों को टैक्स रिफॉर्म भी लेके आने पड़ेंगे, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर। वी हैव ब्रॉड GST 2.0, GST में रिफॉर्म लेके आए हैं। और अपने को टैक्सेशन सिस्टम को और प्रोग्रेसिव बनाना पड़ेगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव टू रैशनलाइज द टैरिफ्स। अब अगर ध्यान हो तो यूएस का इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने का रीज़न यही है कि इंडिया यूएस से गुड्स के ऊपर बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। और ये है भी कि जो इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, इंडियन इंपोर्ट ड्यूटीज़ आर हायर एज कम्पेयर टू जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ उसके पीयर लगा रहे हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका जो ये इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं उसके मुकाबले इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। इसके लिए इंडिया इज़ नॉट एबल टू इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो जब तक ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा, बिकॉज आजकल सारा वर्ल्ड और सारी प्रोडक्शन ही ग्लोबल वैल्यू चेन के थ्रू हो रही है। एंड देन नेक्स्ट इज़ फॉर ग्रोथ बेस्ड ऑन हाई प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन, कि अगर अपने को प्रोडक्टिविटी लेके आनी है, इनोवेशन लेके आनी है, तो एजुकेशन का रिफॉर्म्स भी रिक्वायर्ड है। साइंस एंड टेक ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने भी सजेशन दिया था। वर्ल्ड बैंक ने क्या सजेशन दिया समझिए। वर्ल्ड बैंक ने यह सजेशन दिया, वर्ल्ड बैंक ने बोला कि जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उनको सिर्फ वन आई के ऊपर फोकस करना चाहिए, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। कि लोअर इनकम कंट्रीज़ को ग्रोथ के लिए डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको फोकस करना चाहिए 2I के ऊपर। 2I मतलब इन्वेस्टमेंट जो LIC वाली है ही, और इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन कैसे होगा कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं ये अब्रॉड से, फॉरेन कंट्रीज से नए आइडियाज़ लेके आएंगे, वहाँ पर कैसे काम हो रहा है वो आइडियाज़ लेके आएंगे और अपनी इकोनॉमी के अंदर उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्यूजन, कि दूसरे देशों के आइडिया अपने यहाँ पर इन्फ्यूज करो। एंड थर्ड इज़ जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए 2I और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए 3I। 3I मतलब इन्वेस्टमेंट है, इन्फ्यूजन है, एट द सेम टाइम इनोवेशन भी है, कि कंट्री को इनोवेशन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। इनोवेशन इकोनॉमी कैसे, कि हमें किसी चीज़ के अंदर स्पेशलाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया ने स्पेशलाइजेशन किसके अंदर किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और उसी के बेस के ऊपर साउथ कोरिया एक्सपोर्टिंग बन गया। तो इंडिया को भी क्या करना पड़ेगा, इंडिया को देयर हैज़ टू बी हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, इनके अंदर इंडिया को गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चलना होगा, और साथ में इनोवेशन कंड्यूसिव पॉलिसीज़ लेके आनी होगी। इंडिया में IPR प्रोटेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आप ये टॉपिक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए आप समझ गए होंगे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई ये होती क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ क्या है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ क्या, हायर इनकम कंट्रीज़ क्या, ये कंसेप्ट किया। UN की क्लासिफिकेशन देखी, वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन देखी, IMF क्लासिफिकेशन देखी। फिर हमने ये देखा कि वर्ल्ड बैंक ने बोला इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप की तरफ जा सकता है, तो हमने देखा कि मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है एंड वाई डू कंट्रीज गेट इनटू मिडिल इनकम ट्रैप। फिर हमने ये देखा कि इंडिया क्यों मिडिल इनकम ट्रैप की तरफ जा सकता है, राइट। फिर हमने इंडिया और चाइना ग्रोथ मॉडल भी कंपेयर किया। फिर हमने ये देखा कि हाँ, अगर इंडिया को मिडिल इनकम ट्रैप की तरफ नहीं जाना तो हमें क्या क्या रिफॉर्म लेके आने चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इट, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, मिडिल इनकम ट्रैप या फिर विकसित भारत। मिलते हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ। थैंक यू।